नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 6 मार्च 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। आज के इस क्लास में आज फर्स्ट शिफ्ट में यानी पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था और उसमें जो जीएस का लेवल था वो काफी ज्यादा टफ पूछा गया है। लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली है आज के फर्स्ट शिफ्ट में दूसरे शिफ्टों के मुकाबले, ठीक है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो है सबसे ज्यादा इसी शिफ्ट को मिलेगा। देखिए तो साथियों, देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। इससे पहले बता दें जो क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको आज फर्स्ट शिफ्ट में याद है तो कमेंट कर देना। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए खो खो के खेल में 9 प्लेयर होते हैं प्रत्येक पक्ष में, लेकिन टोटल देखें तो साथियों 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन फील्ड में उतारा जाता है केवल 9 खिलाड़ी को, एक पक्ष में 9 और दूसरे पक्ष में 9। इस प्रकार से 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 9 ही इसका 9 इसका करेक्ट आंसर होता। ओवरऑल 3 एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है, उसको मिलाकर 12 होता है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। आपको यहाँ 9 ही बताना था, 9 प्लेयर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है। तो साथियों दीपिका पल्लिकल का संबंध आपसे पूछा था कि इनका संबंध किस खेल से है, तो भाई भारत की एक दिग्गज स्क्वैश प्लेयर है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों स्क्वैश, है ना। तो स्क्वैश, आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्क्वैश हो जाता। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 91.3% साक्षरता दर किस राज्य की है। डायरेक्ट आपसे ऐसा ही पूछा था, ये आपको परसेंटेज दिया हुआ था और पूछा था कि ये किस राज्य की साक्षरता दर है। तो आप लोगों ने आसानी से बता दिया होगा मिजोरम का, क्योंकि देखिए 91.3% साक्षरता दर जो है वो साथियों मिजोरम का है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आता है केरल के बाद। केरल की साक्षरता दर लगभग 94% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और मिजोरम का 91.3%। तो ये साथियों भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है भारत का, याद रखना मिजोरम। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2.0 में ये पूरा टॉपिक आपको करवाए हैं। एक क्वेश्चन था, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की मॉडल आपसे पूछा था, जो कि गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, और ये इसका कार्यकाल क्या था। तो साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से शुरू हुई थी, जो कि 1974 तक चली थी, है ना। यहीं पर अगर आपसे पांचवी पंचवर्षीय योजना पूछे तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू हुई थी और 78 तक केवल 4 ही वर्ष चला था, ये केवल 4 ही वर्ष, याद रखना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन था साथियों, मोंग मोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है। साथियों आप लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अब आपका पेपर किस शिफ्ट में बचा हुआ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। हालांकि केवल कल ही तक आपका पेपर है, कल ही लास्ट डेट है, 7 मार्च के बाद और पेपर नहीं है जीडी का। देखो एक क्वेश्चन था, मोंग मोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये जो मोंग मोंग है ना, ये नृत्य नहीं एक त्योहार है। क्या है भाई, तो एक त्योहार है। कहां पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में। याद रखना यह एक नागालैंड का फसल उत्सव है, फसल त्योहार है। जिस तरह असम में आपका बिहू जो कि असम त्योहार है, असम मतलब कि फसल उत्सव पे मनाया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हरेली ये भी फसल उत्सव है, उसी प्रकार ये नागालैंड का एक फसल उत्सव है साथियों, जिसको मोंग मोंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नागालैंड, आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन था, लेजिम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो लेजिम लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इसको लेजियम भी बोला जाता है। लेजिम के अलावा इसको लेजियम इस प्रकार से भी बोला जाता है, लेजियम, ठीक है। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से। कल आपसे चौथे शिफ्ट में पूछा था कि महाराष्ट्र के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस मैंने बताया था। और याद रखना महाराष्ट्र का अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछे तो भाई कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी। जैसे कि लावनी, तमाशा ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है, ओके।
आगे देखिए, एक क्वेश्चन था रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता था? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता था। किसको हराया था? तो बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने इस खिताब को जीता था। आपसे पहले इसी साल जीडी में पूछ चुका है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था? तो याद रखना ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन जो कि साथियों कोलकाता में स्थित है, वहीं पर ये 22-23 वाला रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया था। ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है इसी साल जीडी में, तो आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ सकता है। एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि बहुत ही कम किसी किसी एग्जाम में ही ये एकाध एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आज आपसे पूछ लिया है। ये क्वेश्चन काफी टफ था, काफी बच्चे कर नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन था भारत का देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाता। काफी सारे साथी भगत सिंह करके आए हैं जो कि गलत हो जाता। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ना, इन्हीं को साथियों देशभक्त राजकुमार कहा गया है, और इसको गांधी जी ने जो है ना, इनको गांधी जी ने सबसे पहले देशभक्त राजकुमार कहा था, याद रखिएगा। वैसे कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में नवाब सिराजुद्दौला को भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है, यह याद रखना, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला को भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा आज, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी क्या क्या ऑप्शन थे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एक क्वेश्चन था वेतन में असमानता संविधान के किस भाग में आता है? तो देखिए वेतन में असमानता ये साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है और संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर भाग अगर पूछा था तो भाग 4 हो जाता। देखिए आपको बता दें कि अनुच्छेद 39 का खंड डी और 41 के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और काम के अधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। तो अनुच्छेद 39 और 41 ये दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि वही संविधान के भाग 4 में वर्णित है साथियों। देखिए पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे मॉडल पूछे ही जा रहे हैं। तो याद रखना पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसका संबंध कथकली नृत्य से है। अब ये क्वेश्चन साथियों आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था। इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को याद है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या था तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही जो है रिप्लाई कर दूंगा। और देखिए कथकली की बात करें तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और आज भी पूछा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था परम शून्य ताप पर कण की गति क्या होती है? तो देखिए परम शून्य ताप पर कण की गति की अगर बात करें साथियों तो वो शून्य होता है, ठीक है, 0। और देखिए परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, कितने डिग्री का होता है? तो लगभग -273 डिग्री, यानी इससे कम न्यूनतम संभावित तापमान नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था कि राज्य की शक्ति किसके पास होती है? तो भाई राज्य की कार्यकारी शक्ति या राज्य की शक्ति ये तो राज्यपाल के पास होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका राज्यपाल हो जाता। एक क्वेश्चन था सबसे अधिक लेख किस मौर्य शासक के प्राप्त हुए थे? तो भाई सबसे अधिक लेख जो है ये किस मौर्य शासक के प्राप्त हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अशोक के। अशोक के कुल 14 लेख प्राप्त हुए थे, तो अशोक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था 100 दिन की रोजगार गारंटी किस योजना में मिलता है? तो देखिए 100 दिन की रोजगार गारंटी जो है ये साथियों किस योजना के तहत मिलता है? नरेगा या मनरेगा आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो भाई महात्मा गांधी, देखिए ये मनरेगा या नरेगा जो है आपको यहां पर जरूर दिया होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसी प्रकार से होता है ये मनरेगा, जिसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है, ठीक है। और अभी इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, ये भी याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था
आय में असमानता नहीं था, वही था कि वेतन में समानता है ना, वेतन आय में असमानता, वो तो मैंने आपको बता दिया। वैसे आय में असमानता जो है वो किस में आता है, तो गरीबी, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर इस प्रकार से होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बाकी इकोनॉमिक्स से आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं पाए थे, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों देखिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे 2 विलोम शब्द, 2 पर्यायवाची शब्द, एक तत्सम और तद्भव से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपको मुहावरे से 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं और एक गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन से हिंदी के जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और साथियों आपको बता दें कि आज पहले शिफ्ट का जो लेवल था वो थोड़ा हाई देखने को मिला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा होगा। तो जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो घबराइए मत। 2-4 क्वेश्चन अगर आपसे कम भी बना है तो भी आपको इक्वल मार्क्स ही मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो साथियों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में आपसे मिलेंगे, तब तक आप लोग बता देना कि आपका पेपर किस शिफ्ट में अब बचा हुआ है। क्लास को एक लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप में से कोई भी नए हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।